नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं असम समझौते की। ये एक ऐसा विषय है जो दशकों से असम की राजनीति, समाज और वहाँ के लोगों की जिंदगी पर मतलब गहरा असर डालता आया है। जी हाँ, बिल्कुल। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये समझौता क्यों हुआ, इसमें क्या खास बातें थीं और आज भी ये इतना प्रासंगिक क्यों बना हुआ है, खासकर नागरिकता और पहचान के जो जटिल सवाल हैं उनके लिहाज से। हाँ, हमारे पास स्रोत के तौर पर असम समझौता पृष्ठभूमि और परिणाम से जुड़े कुछ दस्तावेज और विश्लेषण हैं, तो हमारा मकसद है इस पूरे मुद्दे की परतें खोलना बिल्कुल। आसान भाषा में। जी, जैसा कि हमारे उत्सुक श्रोता जानना चाहते हैं, हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे। यह असम में अप्रवासन, पहचान और राजनीति से जुड़ा एक कह सकते हैं संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत सारे पहलू हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसके पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ क्या था? आजादी के बाद असम में क्या माहौल बन रहा था? देखिए, आज़ादी के बाद खासकर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां से एक बड़ी संख्या में लोग सीमा पार करके असम में आने लगे। अच्छा। ये कोई मतलब एकाएक हुई घटना नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 1951 में पहली बार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी बनाने की कोशिश भी हुई थी। 1951 में ही? हाँ, ताकि नागरिकों की पहचान हो सके। यानी ये मुद्दा तो आजादी के फौरन बाद से ही चिंता का सबब बनने लगा था। लेकिन क्या एनआरसी से समस्या हल हो पाई? पूरी तरह से नहीं। असल में जो मुख्य समस्या थी वो थी भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच की वो लंबी और काफी हद तक खुली हुई सीमा। हाँ, वो खुली सीमा। उसे पूरी तरह से नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था और इसी वजह से अवैध अप्रवासन को रोकना एक बड़ी चुनौती बना रहा और ये सिलसिला मतलब कमोबेश जारी ही रहा। और फिर 1971 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। जी, इसका असम पर क्या असर पड़ा? जाहिर है सीमा पर तो उथल पुथल मची होगी। बिल्कुल। 1971 के युद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद भी लाखों की संख्या में शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए सीमा पार करके भारत आए। लाखों में? हाँ, लाखों। और इनमें से एक बहुत बड़ी आबादी असम में दाखिल हुई। ये एक मानवीय संकट तो था ही, लेकिन इसने असम के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर बहुत गहरा और कह सकती हूँ स्थायी प्रभाव डाला। किस तरह का प्रभाव? मतलब क्या चिंताएं थी लोगों में? देखिए, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं, तो जो स्थानीय आबादी होती है, उनमें कई तरह की चिंताएं पैदा होती हैं। स्वाभाविक है। असम के जो मूल निवासी थे, उन्हें लगने लगा कि उनकी अपनी जमीन पर उनकी संख्या कम हो रही है। मतलब एक जनसांख्यिकीय बदलाव का डर। उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, उसके भविष्य को लेकर चिंता होने लगी। सही। साथ ही जमीन, नौकरियां और दूसरे जो संसाधन हैं, उन पर भी दबाव बढ़ रहा था। तो उसने एक आर्थिक असुरक्षा भी पैदा की। इन सब वजहों से राज्य में राजनीतिक अशांति और तनाव का माहौल धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये वो पृष्ठभूमि थी जिस पर असम आंदोलन की शुरुआत हुई। चलिए अब इस आंदोलन को थोड़ा और समझते हैं। 1979 में ये शुरू हुआ और मुख्य रूप से छात्रों ने इसका नेतृत्व किया, है ना? हाँ, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी ASU और बाद में एक और संगठन बना, असम गण संग्राम परिषद AGSP। इन जैसे संगठनों ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। लेकिन ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा। अच्छा। इसमें समाज के बड़े तबके का समर्थन शामिल था। उनकी मुख्य मांग बहुत स्पष्ट थी। जो लोग अवैध रूप से असम में आए हैं, जो विदेशी हैं, उनकी पहचान की जाए, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। किस तारीख से आए लोगों को विदेशी माना जा रहा था? क्या इस पर कोई शुरुआती स्पष्टता थी? देखिए, शुरुआत में मांगे थोड़ी अलग-अलग थीं, पर जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, आंदोलन के दौरान एक प्रमुख मांग ये उभरी कि 1961 से 1971 के बीच जो विदेशी असम में आए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें निर्वासित किया जाए। 61 से 71? हाँ, हालांकि जैसा हम आगे देखेंगे, समझौते में जो आखिरी तारीखें तय हुई, वो थोड़ी अलग थीं। उस पर काफी बहस और मतलब मोलभाव हुआ था। और ये आंदोलन कोई छोटा मोटा धरना नहीं था ना? ये 6 साल से ज्यादा चला। ये तो बहुत लंबा समय है। इसका मतलब जमीनी स्तर पर तनाव बहुत ज्यादा रहा होगा। बिल्कुल। 6 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी आंदोलन के चलने के लिए। इस दौरान बंद, हड़तालें, प्रदर्शन ये सब आम हो गए थे और दुर्भाग्यवश इस लंबे दौर में काफी हिंसा भी हुई। कई बार स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गईं और इसी तनाव का एक बेहद दुखद और भयानक नतीजा था 1983 का निल्ली नरसंहार। हाँ, नेल्ली।
हजारों लोगों की जानें गईं, जिनमें ज्यादातर बंगाली मूल के मुसलमान थे। इस तरह की घटनाओं ने समाज पर बहुत गहरे जख्म छोड़े, जिनका दर्द आज भी महसूस किया जाता है। इतने लंबे और कहना चाहिए दुखद संघर्ष के बाद आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखी। काफी उथल-पुथल और कई दौर की बातचीत के बाद 15 अगस्त 1985 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। हाँ, स्वतंत्रता दिवस के दिन नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एएसयू एआईजेएसपी के जो प्रतिनिधि थे, उनके बीच ये समझौता हुआ। इसी को हम असम समझौते के नाम से जानते हैं। और इसने आंदोलन खत्म किया। हाँ, इसने 6 साल से चल रहे आंदोलन को समाप्त किया और एक उम्मीद जताई कि अब शायद असम में शांति और स्थिरता लौटेगी। तो इस समझौते में ऐसा क्या था जिसने दशकों पुराने इस जटिल मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, और इसके मुख्य बातें क्या थी, खासकर विदेशियों की पहचान को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा था? हाँ, यहीं पर समझौते की जो धारा 5 है, वो सबसे अहम हो जाती है। इसने विदेशियों की पहचान और उनकी स्थिति को लेकर एक, कह सकते हैं, त्रिस्तरीय फॉर्मूला पेश किया, 3 अलग-अलग कट ऑफ तारीखों पर आधारित। अच्छा, ये एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थी, आप कह सकते हैं। हाँ, तो ये 3 श्रेणियां कौन सी थी? पहली श्रेणी में वो लोग थे जो 1 जनवरी 1986 से पहले असम आए थे। ठीक है। समझौते के अनुसार उन्हें नियमित तरीके से भारत का नागरिक माना जाना था और इसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल था। यानी 1966 से पहले वाले पूर्ण नागरिक। जी। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी थोड़ी ज्यादा पेचीदा थी। इसमें वो लोग शामिल थे जो 1 जनवरी 1986 से 24 मार्च 1971 मध्य रात्रि तक इसके बीच असम आए थे। 66 से 71 के बीच वाले। हाँ, इनके बारे में तय हुआ कि इनकी पहचान की जाएगी। ये विदेशी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत खुद को रजिस्टर करवाएंगे। इन्हें नागरिकता के बाकी सभी अधिकार मिलेंगे, लेकिन इनके नाम रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। ओहो, यानी 10 साल तक वोटिंग का अधिकार नहीं? जी हाँ, नागरिकता मिलेगी पर वोटिंग अधिकार कुछ समय बाद। अच्छा, और तीसरी श्रेणी जो 24 मार्च 1971 के बाद आए? तीसरी श्रेणी में वो लोग आते थे जो 25 मार्च 1971 को या उसके बाद असम में आए थे। ठीक है। समझौते में साफ कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और उन्हें कानून के अनुसार निर्वासित किया जाएगा। यही जो 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि वाली तारीख है, ये समझौते की सबसे महत्वपूर्ण कट ऑफ तारीख बनी। यही मेन कट ऑफ डेट है? जी। इस धारा ने सीधे तौर पर आंदोलन की मुख्य मांगों में से एक को संबोधित करने की कोशिश की। भले ही शुरुआती मांग जो थी 1961-72 वाली, उससे ये थोड़ी अलग थी। तो ये तारीखें तो तय हो गईं, विदेशियों की स्थिति भी स्पष्ट कर दी गई, लेकिन असम के जो मूल निवासी थे, उनकी अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति को लेकर जो गहरी चिंताएं थीं, क्या समझौते में उसका भी ध्यान रखा गया? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर धारा 6 महत्वपूर्ण हो जाती है। ये धारा असम के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा। इसमें केंद्र सरकार ने वादा किया कि असमिया लोगों की जो सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान है और उनकी विरासत है, उसकी रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ये बहुत जरूरी था। हाँ, ये सीधे तौर पर आंदोलन के जो मूल कारण थे, उनमें से एक, पहचान का संकट, उसको संबोधित कर रहा था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण वादा था, लेकिन क्या ये सुरक्षा उपाय लागू हुए? आज इसकी क्या स्थिति है? क्या हुआ इसका? देखिए, यहीं पर एक बड़ी और लगातार बनी रहने वाली समस्या है। समझौते को अब लगभग 4 दशक होने को आए हैं। हाँ, लगभग 40 साल। लेकिन धारा 6 में जो वादा किए गए थे, ये सुरक्षा उपाय, वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। अच्छा। इन्हें लागू करने के लिए कई समितियां बनी, सिफारिशें भी आईं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस अमल नहीं हो पाया है। ये आज भी असम में एक बड़ा राजनीतिक और, कह सकती हूँ, भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन ये लागू क्यों नहीं हो पाया? क्या इसमें कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, या असमिया लोग की परिभाषा को लेकर ही मतभेद थे, या कोई कानूनी अड़चनें थीं? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत बताते हैं कि इसमें कई कारण शामिल रहे हैं। एक तो, जैसा आपने कहा, असमिया लोग किसे माना जाए, इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा तय करना ही अपने आप में एक बहुत जटिल काम साबित हुआ। हाँ, ये मुश्किल है। फिर किस तरह के सुरक्षा उपाय दिए जाएं, इस पर भी मतभेद रहे। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और साथ ही कानूनी चुनौतियां, इन्होंने भी इसे लागू करने में बाधा डाली है।
नतीजा ये है कि ये वादा आज भी अधूरा है और इससे असम के मूल निवासियों में एक निराशा और चिंता बनी हुई है। पहचान के अलावा, जैसा आपने पहले बताया था, आंदोलन की जड़ें संसाधनों और सुरक्षा से भी जुड़ी थीं। क्या समझौते में इन पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया? आर्थिक विकास, सीमा सुरक्षा वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, समझौते में इन चिंताओं को भी जगह दी गई थी। धारा 7 में असम के आर्थिक विकास के लिए विशेष कदम उठाने का वादा किया गया। अच्छा। इसमें नई योजनाएं शुरू करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और राज्य के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे चाय बागान, तेल और गैस, उनका बेहतर इस्तेमाल राज्य के हित में सुनिश्चित करना शामिल था। ताकि आर्थिक पिछड़ापन दूर हो और रोजगार के अवसर बढ़ें। और सीमा सुरक्षा का मुद्दा, वो तो बहुत अहम था अवैध अप्रवासन रोकने के लिए। हाँ, धारा 8 उसी पर केंद्रित थी। इसमें भारत बांग्लादेश सीमा पर भौतिक बाधाएं जैसे कि बाड़ लगाना और गश्त बढ़ाने जैसे उपायों से सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। बॉर्डर फेंसिंग वगैरह? जी। साथ ही भविष्य में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर एक सड़क बनाने और निगरानी बढ़ाने की बात भी कही गई थी। समझौते में विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया को लेकर भी कुछ कहा गया था। उस समय एक IMDT एक्ट भी था शायद, उसका क्या हुआ? हाँ, धारा 9 में उसका जिक्र है। उस समय विदेशियों की पहचान के लिए एक विशेष कानून था, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1983, यानी IMDT अधिनियम। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसे लेकर काफी विवाद था, क्योंकि कई लोग मानते थे कि इसके तहत किसी को विदेशी साबित करने का जो भार था वो सरकार पर था, न कि संदिग्ध व्यक्ति पर। अच्छा। इससे प्रक्रिया बहुत धीमी और अप्रभावी हो गई थी, ऐसा माना जाता था। तो समझौते में ये सहमति बनी कि इस IMDT अधिनियम को रद्द किया जाएगा और विदेशियों की पहचान के लिए जो पहले से मौजूद विदेशी अधिनियम 1946 है, उसी के तहत स्थापित विदेशी न्यायाधिकरणों फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स के माध्यम से ही प्रक्रिया चलाई जाएगी। हाँ, उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। और बाद में ये रद्द हो भी गया था शायद। जी हाँ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में IMDT एक्ट को रद्द भी कर दिया था। अच्छा। और आखिर में शांति बहाली के लिए भी कुछ प्रावधान होंगे यकीनन, आंदोलन खत्म करना था। निश्चित रूप से। धारा 10 का मुख्य उद्देश्य वही था। इसमें आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसे समाप्त करने और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने का संकल्प लिया गया। ठीक है। साथ ही आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज कुछ मामलों को वापस लेने और आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का भी वादा किया गया था, ताकि माहौल शांत हो सके और समझौते पर अमल शुरू हो। तो ये था असम समझौता। इसके प्रावधान तो काफी व्यापक लगते हैं। यहीं से बहुत और दिलचस्प हो जाती है। समझौते के बाद असम की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। आंदोलन से ही एक नई पार्टी का जन्म हुआ। हाँ बिल्कुल, समझौते के तुरंत बाद आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो नेता थे, उन्होंने मिलकर एक नई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी बनाई, असम गण परिषद, यानी AGP। और ये सिर्फ बनी ही नहीं, 1985 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें AGP को भारी बहुमत मिला और उसने सरकार बनाई। अरे वाह! ये एक अभूतपूर्व घटना थी। ऐसा लगा कि जिन लोगों ने आंदोलन लड़ा वही अब सत्ता में है, तो अब समझौते को पूरी ईमानदारी और तेजी से लागू किया जाएगा। तो उम्मीद तो बहुत रही होगी AGP से, पर क्या जमीन पर नतीजे वैसे ही रहे? क्या समझौता पूरी तरह लागू हो पाया? नतीजे, जैसा कि अक्सर होता है, मिले जुले रहे और शायद उम्मीदों से कमतर साबित हुए। समझौते को लागू करना, खासकर विदेशियों की पहचान और उनके निर्वासन की जो प्रक्रिया थी, वो बेहद जटिल, धीमी और कानूनी दांव पेंचों से भरी साबित हुई। अच्छा। नौकरशाही की अपनी चुनौतियां थीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति में भी उतार चढ़ाव देखे गए, फिर निर्वासन के लिए बांग्लादेश के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता न होना, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा थी। हाँ, ये तो है। इस वजह से कई लोगों के मन में ये संदेह और निराशा घर कर गई कि क्या समझौते से वास्तव में अवैध अप्रवासन की समस्या का कोई स्थायी समाधान हो पाया है या नहीं। और इसी पृष्ठभूमि में दशकों बाद हमें NRC अपडेट को देखना होगा, जो 2013 से 2019 के बीच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। इसका समझौते से क्या सीधा संबंध था? NRC अपडेट सीधे तौर पर असम समझौते की भावना और खास तौर पर जो धारा 5 थी उसको लागू करने का एक प्रयास था। अच्छा, उसी से जुड़ा था ये? जी,
इसका उद्देश्य था असम में रहने वाले उन सभी लोगों की एक लिस्ट तैयार करना जो ये साबित कर सकें कि वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख से पहले भारत के नागरिक थे और असम में रह रहे थे। ये बहुत बड़ी कवायद थी। करोड़ों लोगों को दस्तावेज जमा करने पड़े। लेकिन ये प्रक्रिया भी तो विवादों से घिरी रही है ना, खासकर जब अंतिम सूची आई। हाँ, जब अगस्त 2019 में अंतिम एनआरसी सूची प्रकाशित हुई तो उसमें से लगभग 19 लाख लोगों के नाम बाहर रह गए। जी, इससे एक मानवीय संकट और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। जिनके नाम नहीं थे उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों में अपील करने का मौका तो दिया गया, लेकिन उनकी नागरिकता का भविष्य अनिश्चित हो गया। और इस सूची में कई ऐसे लोग भी शामिल थे जो खुद को भारतीय नागरिक मानते थे, जिनके पास कुछ न कुछ दस्तावेज भी थे, लेकिन वो एनआरसी की जो जटिल प्रक्रिया थी उसकी अपेक्षाओं पर शायद खरे नहीं उतर पाए। और फिर इस पूरी स्थिति में एक और बड़ा मोड़ आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 का लागू होना। इसने तो असम के समीकरणों को और भी उलझा दिया, मुझे लगता है। बिल्कुल, सीएए ने एक नई बहस छेड़ दी। इसके प्रावधानों के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन लोगों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ किया गया। हाँ, और इसमें मुसलमानों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया। यहीं पर तो असली टकराव दिखता है ना? एक तरफ असम समझौता है जो 24 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख तय करता है और नागरिकता का आधार धर्म को नहीं बनाता। सही। दूसरी तरफ सीए है जो एक नई कट ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2014 लाता है और नागरिकता देने के लिए धर्म को एक मुख्य आधार बनाता है। ये तो सीधा टकराव है। एकदम सही कहा आपने। यही असम में सीएए के विरोध का मुख्य कारण बना। बहुत से असमिया लोगों और संगठनों का मानना है कि सीएए असम समझौते की जो मूल भावना है और खास तौर पर उसकी जो 1971 की धर्मनिरपेक्ष कट ऑफ तारीख है, उसका सीधा उल्लंघन करता है। उनका तर्क है कि असम का आंदोलन अवैध अप्रवासियों के खिलाफ था, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, क्योंकि मुद्दा पहचान, संस्कृति और संसाधनों पर दबाव का था। सीएए उनकी नज़र में 1971 के बाद आए मुख्यतः बांग्लादेश से गैर मुस्लिम अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करके समझौते को मतलब निष्प्रभावी बनाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सीएए ने समझौते की आत्मा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं? कम से कम असम के संदर्भ में तो ऐसा ही लगता है। असम में कई लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल यही है। उन्हें लगता है कि दशकों के संघर्ष और बलिदान के बाद जो समझौता हासिल हुआ था, सीएए उसे कमजोर करता है। इसी वजह से असम में सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और ये देश के बाकी हिस्सों में हुए प्रदर्शनों से थोड़े अलग प्रकृति के थे, क्योंकि यहाँ विरोध का आधार धार्मिक से ज्यादा ऐतिहासिक और समझौते से जुड़ा हुआ था। सही। और इस पूरे परिदृश्य में ये तथ्य कि समझौते की धारा 6 जो असमिया पहचान के लिए सुरक्षा उपायों का वादा करती थी, वो आज तक लागू नहीं हुई है, ये लोगों की असुरक्षा की भावना को और ज्यादा बढ़ा देता है। हाँ, ये बात तो है। उन्हें लगता है कि ना तो विदेशियों का मुद्दा पूरी तरह हल हुआ, न ही उनकी अपनी पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो असम समझौता एक ऐतिहासिक दस्तावेज था, निसंदेह एक लंबे और त्रासद आंदोलन की परिणति था। ये उस समय असमिया लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद का प्रतीक बना। जी, निष्कर्ष यही निकलता है कि इसके ऐतिहासिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इसने आंदोलन को समाप्त कर शांति बहाली का मार्ग तो प्रशस्त किया, लेकिन इसकी कई महत्वपूर्ण धाराएं, खासकर विदेशियों की पहचान और निर्वासन यानी धारा 5 के बाद का अमल और असमिया लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय धारा 6, इनका जो अधूरा कार्यान्वयन है, उसका मतलब है कि जिन मूल मुद्दों को हल करने के लिए ये समझौता किया गया था, वो आज भी काफी हद तक अनसुलझे हैं और बहस का केंद्र बने हुए हैं। सही। एनआरसी अपडेट प्रक्रिया और उसके बाद सीएए के आने से ये मुद्दा और भी जटिल और संवेदनशील हो गया है और असम में पहचान, नागरिकता और संसाधनों पर अधिकार को लेकर मंथन आज भी मतलब गहरे स्तर पर जारी है। वाकई ये एक बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय मुद्दा है जिसके तार इतिहास, राजनीति, समाज और मानवीय संवेदनाओं सबसे जुड़े हुए हैं।
तो श्रोताओं के लिए आज का विचारोत्तेजक प्रश्न ये है, जो हमारी चर्चा पर आधारित है, लेकिन जिसका सीधा जवाब शायद स्रोतों में न मिले। समझौते के लगभग 4 दशक बाद भी असमिया पहचान और नागरिकता की परिभाषा को लेकर जो निरंतर बहस चल रही है, वह भविष्य में किस दिशा में जा सकती है, खासकर तब जब समझौते में वादा किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों धारा 6 का कार्यान्वयन अभी भी एक अधूरा सपना है। इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हुए आज की यह गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।